नमस्कार दोस्तों, जैनत पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये हम जैसे हमने पूर्व की क्लास में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पर हमने चर्चा की विस्तृत रूप में, उसी क्रम में आज हम थानथवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। देखें, जिस प्रकार से कोपेन महोदय ने अपने कुछ आधार मानते हुए और पूरे विश्व की जो जलवायु है उसका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से थानथवेट महोदय ने भी और कुछ विशेष प्रकार के अपने आधारों को मानते हुए और एक जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऐसा माना जाता है कि जैसे कोपेन का जो वर्गीकरण है वह थोड़ा सरल है, जबकि थानथवेट का जो वर्गीकरण है वह आनुभविक होने के कारण और कुछ इस तरह के जो आधार उन्होंने लिए या तथ्य लिए जो कि सामान्य रूप में उन आंकड़ों का मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा थानथवेट का जो वर्गीकरण है ये थोड़ा जटिल माना जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु विज्ञान का, हम इसे कुछ डायग्राम के द्वारा उन्होंने कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ किए उन सब भी को अच्छी तरह से आज इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने भी अपना जो ये जो वर्गीकरण है ये दो रूप में अलग अलग विस्तृत रूप में दिया, दो अलग अलग समय पर इन्होंने दिया, तो उन दोनों वर्गीकरणों की हम विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। तो हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो हम देखें थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण में पहले हम कुछ इनके जो सामान्य परिचयात्मक जो बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि थानथवेट महोदय कौन थे, इन्होंने ये वर्गीकरण किसके लिए दिया, किस प्रकार की इनकी योजना थी, तो इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसी क्रम में यदि हम देखें तो जो थानथवेट महोदय थे इनका पूरा नाम है C.W. थानथवेट और ये एक अमेरिका के जलवायु विज्ञानी थे। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे अमेरिकी और इन्होंने 1931 में अर्थात सर्वप्रथम 1931 में इन्होंने उत्तरी अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इन्होंने उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है उसका जो वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया 1931 में, और आगे चलकर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण की अपनी जो योजना है का पूरे विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के लिए उपयोग भी किया। तो इन्होंने देखें, अब सर्वप्रथम जो अपना वर्गीकरण दिया 1931 में, ये इन्होंने केवल उत्तरी अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण किया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और बाद में फिर उन्होंने अपनी योजना का पूरे विश्व की जो जलवायु है उस पर इसको लागू किया अर्थात उपयोग किया। बाद में फिर इन्होंने 1933 में 2 साल बाद ही उसके पूरे विश्व की जलवायु को निश्चित प्रकारों में बांटा। देखें इस तरह से, तो इनकी जो योजना है ये 1931 में शुरू होती है उत्तरी अमेरिका के जलवायु के वर्गीकरण से, और 1933 में ये पूरे विश्व के लिए जलवायु को निश्चित प्रकारों में विभाजित कर देते हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो इन्होंने अपने वर्गीकरण योजना में पुनः फिर संशोधन किया, मतलब 1931 में दिया, 33 में पूरे विश्व पर लागू किया, और उसके बाद में 1948 में है ना इन्होंने अपना एक संशोधित वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हम देखें, हमको ये दो वर्गीकरण पढ़ने हैं इनके थानथवेट महोदय के, एक इन्होंने जो 1931 में दिया और एक जिन्होंने संशोधन और परिमार्जन के बाद में 1948 में जो वर्गीकरण दिया, विश्व जलवायु का संशोधित वर्गीकरण। उन दोनों वर्गीकरण पर आज हम इस क्लास में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही जो मैंने अभी पूर्व में भी आपको चर्चा की कि थानथवेट जलवायु के जो वर्गीकरण की उन्होंने योजना दी थी ये थोड़ी जटिल है ना। ठीक है, जटिल है क्योंकि आपको अभी हम जब पढ़ेंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि जटिल क्यों है। तो आप देखें कि इनकी योजना जटिल है, हमें पढ़ने के लिए ये जटिल नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आधार लिए, उन आधारों का भी आधार क्या था, और फिर उनके आधार पर उन्होंने जलवायु प्रकार किस तरह से बनाए हैं। और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण बात है इनके वर्गीकरण की कि ये एक तो थोड़ा जटिल था, और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण बात है कि ये आनुभविक उपागम पर आधारित है। जैसे कि यदि हम देखें कोपेन की, जब हमने बात की पूर्व क्लास में कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा तो हमने ये देखा कि वो सांख्यिकीय तथ्यों पर आधारित था, लेकिन यदि हम देखें जलवायु के वर्गीकरण के आनुभविक, ये इनका जो क्लासिफिकेशन है महोदय का, थानथवेट महोदय का, ये आनुभविक उपागम पर आधारित है। आनुभविक का तात्पर्य यही है, जैसे कि अभी हम समझेंगे, इसका तात्पर्य यही है कि जैसे कि मान लो हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि कोपेन महोदय ने औसत तापमान और औसत
वर्षा की बात की, वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान की बात की। लेकिन थॉर्नवेट महोदय का यही तथ्य है कि हम पूरे वर्ष के तापमान और वर्षा पर आधारित जलवायु के प्रकार तो बना रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उस क्षेत्र की वनस्पति में या उस क्षेत्र के धरातल और वहाँ के वातावरण में उनका कितना उपयोग किया जाता है, उस तापमान का और उस वर्षा का। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण हम करें, पूरे विश्व के वर्गीकरण, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने चाहिए कि हमें ये नहीं है कि हमें कितनी मात्रा प्राप्त हुई। देखिए, जो कोपेन महोदय में और थॉर्नवेट महोदय में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और वो यही है कि कोपेन महोदय ये कहते हैं कि हमें कितनी मात्रा प्राप्त हुई, औसत वार्षिक वर्षा कितना आया, औसत वार्षिक तापमान कितना प्राप्त हुआ। लेकिन थॉर्नवेट महोदय ये कहते हैं कि हमें प्राप्ति से मतलब नहीं है, हमें ये है कि उसका उपयोग कितना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, तापमान का उपयोग कितना हुआ है, तापमान का उपयोग कौन करेगा, वनस्पति करेंगी, धरातल पर वाष्पीकरण के लिए उपयोग में किया जाएगा, तो और भी कई हैं जो हम अभी डिटेल में समझेंगे। और उसी तरह से जो वर्षा हमें प्राप्त हुई, जो जल हमें प्राप्त हुआ, उसकी उपयोगिता क्या रही। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा का क्षेत्र हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस जल का उपयोग नहीं हो, अर्थात वहाँ की वनस्पति उसका उपयोग इतना नहीं कर पा रही हो। तो इसीलिए इनका जो उपागम है, इन्होंने जो ये वर्गीकरण दिया, ये पूरी तरह से आनुभविक है, एम्पिरिकल है। और इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत ही थोड़ा सा जटिल इसीलिए ही बन गया क्योंकि इसमें जब हम एक सामान्य आंकड़ों का प्रयोग ना करके और विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड जो आंकड़े हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो कि ज़्यादातर कृषि वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए होते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र ना हो करके एक सीमित क्षेत्र के लिए होते हैं। तो यही कारण है कि इनका जो वर्गीकरण की जो योजना है उसको जटिल कहा गया है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि इनकी योजना जटिल है, हमें समझने के लिए ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है। तो इसी क्रम में अब हम देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1931 का वर्गीकरण। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि इन्होंने 2 वर्गीकरण प्रस्तुत किए, एक 1931 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु के लिए, और दूसरा इन्होंने वर्गीकरण दिया 1948 का। तो हम सर्वप्रथम 1931 के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि उन्होंने उसमें थोड़ा सा संशोधन करके और विश्व पटल या विश्व की जलवायु का भी वर्गीकरण किया 1933 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं कि 1931 का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इन्होंने अब सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। तो ये देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, एक तथ्य है, कई एग्जाम में आ चुका है कि इन्होंने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, 1931 में। हालांकि भूगोल के अंतर्गत जो ईयर्स होते हैं, सन होते हैं, उनकी महत्ता कम होती है, लेकिन कई बार कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईयर है। तो बहुत क्लियरली है कि इन्होंने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में दिया, उसके पश्चात उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1933 में उसे प्रस्तुत किया। तो हालांकि 1931 और 33 के में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत परिमार्जन करके उन्होंने 1933 में इसे पूरे विश्व पर की जलवायु पर लागू किया। अब देखिए, कोपेन और थॉर्नवेट में सिमिलरिटी क्या है ना, मैंने अभी थोड़ा डिफरेंस बताया। सिमिलरिटी यही है कि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है जलवायु का, उसका जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है वनस्पति। जैसे कि हमने कोपेन के वर्गीकरण में भी देखा कि कोपेन ने भी कैंडोल महोदय के जो 5 जो वनस्पति मंडल उन्होंने बनाए, उन्हीं को ही उन्होंने भी अपने जलवायु का जो समूह बनाए थे 5, उन्हीं को ही उन्होंने स्वीकार किया। तो उसी तरह से हम देखें, थॉर्नवेट महोदय भी पूरी तरह से वनस्पति को ही महत्वपूर्ण और जलवायु का सूचक मानते हैं। तो आप देखें नोट्स की तरफ कि कोपेन की भांति थॉर्नवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है। अर्थात हम वनस्पति को देख करके ये बता सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो ये बात थॉर्नवेट महोदय ने भी समझी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इनके अंदर एक सिमिलरिटी थी। और वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वनस्पति सूचक है जलवायु की, और वनस्पति देख का पर वर्षा की मात्रा
और तापमान का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात वर्षा जैसी होगी वैसे ही वनस्पति विकसित होगी, जैसा तापमान होगा वैसी ही वनस्पति डेवलप होगी। इसको हम इस तरह से उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत कम है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब तापमान बहुत ज़्यादा होंगे, वर्षा बहुत कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर शुष्क प्रकार की अर्थात मरूदभिद जो वनस्पति होती है वह डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है तो उस वनस्पति में जो पत्तियाँ हैं वह कम होंगी, जिससे उनका वाष्पीकरण कम से कम हो, क्योंकि वर्षा भी कम है। बहुत से क्षेत्र इस प्रकार के हो सकते हैं कि तापमान भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं तापमान ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा है तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, जो कि ज़्यादातर हमको विषुवत-रेखीय वनों के अंतर्गत मिलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना होगा। अर्थात ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वाष्पीकरण तो देखें कि जो नमी की मात्रा है वनस्पतियों के अंतर्गत, धरातल के अंतर्गत, और वह उस तापमान का उपयोग करके जो जल है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा और जल वाष्प में बदल जाता है। तो ये जो तथ्य है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आप जो थाटफेड मैथड है वह इसको समझाना चाहते हैं, और इन बातों को ध्यान में रख करके ही थाटफेड महोदय ने, आप लोग देखें या नोट्स में दो मैंने बिंदु लिखे हैं। पहला है वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस कहते हैं, और दूसरा है तापीय दक्षता, थर्मल एफिशिएंसीज। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इन दो को आधार बनाया अपने 1931 के वर्गीकरण का, कि वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, और दूसरा तापीय दक्षता। इन दो शब्दों को आप ध्यान देंगे। जैसे कि हम बार बार कोपेन का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के जो मॉडल हैं बहुत ही तुलनात्मक हैं। तो जिस तरह से हमने कोपेन के में वार्षिक वर्षा और वार्षिक तापमान की बात की थी औसत, उसी तरह से इन्होंने उनको बदल दिया है कि इन्होंने शब्द रखे हैं वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता का मतलब है कि जो वर्षण है अर्थात जो हमें जल के बूंदों के रूप में मिल रहा है, या हमें तुषार के रूप में मिल रहा है, हिमपात के रूप में मिल रहा है, उसकी प्रभाविता कितनी है, अर्थात वह वहाँ उस क्षेत्र की वनस्पति को, धरातल को कितना प्रभावित कर रहा है। उसी तरह से तापीय दक्षता को इन्होंने आधार बनाया। तापीय दक्षता का तात्पर्य यही है कि जो हमें तापमान मिला उसमें कितनी दक्षता है वाष्पीकरण में सहयोग करने की, वनस्पतियों में वृद्धि करने की, उसके अंदर कितनी दक्षता है। इन दोनों बिंदुओं को उन्होंने आधार बनाया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमें सामान्य रूप में मिलने वाले आंकड़े नहीं हैं। वर्षण प्रभाविता, स्वाभाविक सी बात है, हम बहुत ही डायरेक्टली इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से तापीय दक्षता भी हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो बिंदु हैं, ये जो इन्होंने आधार लिए, ये विशेषीकृत हैं। तो इसीलिए इनका जो मॉडल है ये जटिल कहा जाता है कि इन्होंने जो आधार लिए ये वे आधार हैं जो हम डायरेक्ट और जलवायु के जो आंकड़े हैं उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। इनको हम विशेष रूप से तैयार किए गए कुछ सूचक या जो इनके लिए सूत्र बना करके ही हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, अभी दो बिंदु आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आया है कि 1931 का जो वर्गीकरण थाटफेड महोदय ने प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कौन से दो आधार लिए। ये कई बार प्रश्न आया है क्योंकि आप लोग देखें हम दो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, दोनों के आधार अलग अलग होंगे। तो इसमें 1931 के वर्गीकरण में आधार था वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्षण प्रभाविता की। ये क्या होता है, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, निकालने का तरीका या निकालने का जो फॉर्मूला है वो थाटफेड महोदय ने बनाया। हमें केवल उस फॉर्मूले को इसी प्रकार से ही स्वीकार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे होंगे, वर्षण प्रभाविता अर्थात प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको यही बताया
ये डायरेक्ट हमारे आंकड़े नहीं हैं, हम इन्हें डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में हमने ले लिया कि यहाँ पर पूरे वार्षिक वर्षा कितनी हुई, तो ये नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है। ये कहता है कि वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसने वो जो वर्षा में प्राप्त हुई उसका कितना भाग वनस्पति के विकास में काम में आया, उसको हम वर्षण प्रभाविता कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए थॉमस ने एक फॉर्मूला बनाया। तो उससे पहले हम देख लेते हैं। उन्होंने इसके लिए एक वर्षण प्रभाविता अनुपात बनाया जिसको हम प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो कहते हैं, और इसको शॉर्ट रूप में पीई रेशियो कहा जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे, कई जगहों पर ये पी शब्द का प्रयोग होगा। पी का मतलब प्रेसिपिटेशन और ई का मतलब इफेक्टिवनेस। तो इन्होंने एक पीई रेशियो बनाया, परिकलन किया, और उन्होंने 12 महीने, है ना, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया। आप लोग देखें, जैसे हम औसत निकालते हैं तो पूरे 12 महीने की वार्षिक वर्षा लेते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने लिया 12 महीने के पीई अनुपात का योग करके, पहले हम पूरे 12 महीनों का पी जो अनुपात आएगा उसका योग करके और वर्षण प्रभाविता सूची तैयार कर ली जाती है। अर्थात हम पहले पूरे 12 महीने का पी अनुपात निकालें। अब अनुपात कैसे निकालेंगे ये भी हम चर्चा करते हैं। पूरे 12 महीने का अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद में हम जब उनका योग कर लेंगे तो वे वर्षण प्रभाविता जो सूची है वह तैयार कर ली जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से और हम ये इंडेक्स तैयार करेंगे। इसी क्रम में हम आगे देखें तो इन्होंने पी अनुपात जो हमने बताया है, देखें इस तरह से जो ये पी अनुपात प्रत्येक महीने का जो हम निकालेंगे पी रेशियो, और फिर उसको हम जो टोटल कर लेंगे पूरे साल भर का, जो कि हमारा पूरे साल का वर्षण प्रभाविता हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं पूरे महीने में कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे किसी भी क्षेत्र में पूरे 12 महीने तक वर्षा हो भी सकती है, जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, या बहुत से क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 2 या 3 ही महीने हो रही हो। तो यहाँ पर हम पूरे 12 महीने की निकालेंगे वर्षण प्रभाविता कि कितना उसने प्रभावित किया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत सरल है। थॉर्नवेट का वर्गीकरण प्रैक्टिकल भी है कि जैसे कोई वनस्पति है, अब आप लोग देखें कि उसको हम चाहे उसे जितनी आवश्यकता होगी वह उतना ही जल ग्रहण करेगी। अब चाहे उस महीने में कितनी भी वर्षा हो, 150 सेंटीमीटर हो, लेकिन यदि कोई पौधे को 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है तो वो 50 ही ग्रहण करेगा। बाकी का जो अतिरिक्त है 100 सेंटीमीटर वो तो अतिरिक्त ही रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनका थोड़ा सा जो मॉडल है वो बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल बनने के कारण थोड़ा सा ये जटिल हो गया। तो देखें कि पी किस तरह से निकाला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग फोकस करें कि पीई अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है ना। बहुत सरल सूत्र है, हमको इसी रूप में इसको स्वीकार कर लेना है। डायरेक्ट यदि पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में कि थॉर्नवेट ने पी अनुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र दिया, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हमको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये थॉर्नवेट महोदय ने बनाया है, बस हमको पढ़ना है कि भाई उन्होंने क्या बताया। तो देखें उन्होंने सूत्र बनाया, वर्षण प्रभाविता अनुपात अर्थात पीई रेशियो कैसे निकालेंगे, 11.5 इंटू आर अपॉन T-10 की घात 10/9। तो ये इन्होंने आप लोग देखें एक सूत्र दिया है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में। इस सूत्र में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आर और टी, क्योंकि बाकी तो सब न्यूमेरिकल्स हैं। तो आर का मतलब इन्होंने क्या लिया है, औसत मासिक वर्षा इंच में। तो देखें आप लोग, मैंने आपको यही बताया था कि हमें प्रत्येक महीने का पीई अनुपात निकालना है और फिर उनका जो योग कर लेंगे वह हमारा वर्षण प्रभाविता बन जाएगा। तो इसी क्रम में हम देखें कि हमने हमारी उस महीने की जो औसत मासिक वर्षा इंच में जो यूनिट है वो यहाँ पर हमको आर की जगह पर रखनी है, और टी का मतलब होता है औसत मासिक तापमान, और उस महीने का औसत मासिक तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रहा वो इसमें फिट कर देना है, और आपके पास में उस महीने की जो वर्षण प्रभाविता है वह आपके पास में तैयार हो जाएगी। और उनका जब हम योग कर लेंगे तो वह हमें उस क्षेत्र की, उस विशिष्ट क्षेत्र की और उस प्रदेश की जहाँ पर हमने ये आंकड़े लिए हैं, तो आप ध्यान से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है इस तरह से कि 11.5 आर
अपॉन टी माइनस 10 की घात 10/9। इस पी अनुपात से तैयार पीई सूची के आधार पर अब हमारे पास एक पी सूची आ जाएगी। पी सूची का मतलब इनसे हमारे पास एक आंकड़ा निकल के आएगा। कुछ हमारे पास एक जिसे हम कह सकते हैं एक सम एक निकल करके आएगा, एक समंक निकल करके आएगा। उसको थानथवॉट महोदय ने भूपटल को इस आधार पर 5 आर्द्रता मंडलों में विभक्त किया है। आप लोग देखो, इससे हमारे पास में जो आंकड़ा निकल के आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वह वर्षण प्रभाविता के आंकड़े होंगे। स्वाभाविक सी बात है, तो वर्षण प्रभाविता का सीधा सीधा संबंध जलवाष्प अर्थात आर्द्रता से है। तो उस आधार पर थानथवॉट महोदय ने पूरे विश्व को कितने 5 आर्द्रता मंडलों में विभक्त किया। किसके आधार पर? पीई सूची के आधार पर। और पी सूची हमने किसके आधार पर निकाली? पीई अनुपात के आधार पर, जो कि हमने प्रत्येक महीने का निकाला और उसके आधार पर फिर हमने औसत पूरे साल भर की एक पीई अनुपात या सूची तैयार कर ली है, जिसमें प्रत्येक प्रदेश में आप लोग देखें विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब स्वाभाविक सी बातें हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि थानथवॉट महोदय भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार की वहाँ पर वर्षा या तापमान होगा उसी प्रकार से ही वहाँ की वनस्पति निर्धारित होगी। तो जिस तरह से हमने ये 5 थानथवॉट महोदय ने आर्द्रता मंडल बनाए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सभी में कहीं ना कहीं जो पी सूचकांक है वह अलग अलग होगा और उसके आधार पर ही वहाँ की वनस्पति का निर्धारण होगा। तो इस तरह से आप देखें किस तरह से ये वर्षण प्रभाविता निकाली जाती है। अब हम उन 5 जो आर्द्रता मंडल इन्होंने बनाए उन पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सरल है ये, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखें जिस तरह से और कोपेन महोदय ने अपने जो समूह बनाए थे सर्वप्रथम उनके लिए कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल वैसे ही थानथवॉट महोदय ने भी कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि 5 आर्द्रता मंडल बनाए, जैसे कि आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं ए, हम यहाँ से देखते हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 कैपिटल लेटर्स हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जो आर्द्रता मंडल हैं वो कैपिटल लेटर्स बनाए 5, ए बी सी डी और ई। तो ए का मतलब क्या है? आप लोग देखें तर अर्थात वेट। तो आप नाम से समझ पा रहे हैं कि तर या वेट। अब देखें तर या वेट की यदि हम बात करें तो सामान्य यदि हम वार्षिक वर्षा लें, सामान्य वार्षिक वर्षा के आंकड़े लें तो तर या वेट हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जो सामान्य, क्योंकि हमने डायरेक्ट आंकड़ा लिया है तो हम सामान्य ये मानते हैं कि वहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो तो उसको हम तर मान लेते हैं या वेट कहते हैं उसको, या अति आर्द्र भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने ये आर्द्रता जो प्रदेश हैं वो डायरेक्ट वार्षिक वर्षा के आंकड़े लेकर के नहीं बनाए, बल्कि हमने क्या बताया, ये देखें पुनः वापस कि हमने पीई अनुपात से एक पीई सूची तैयार की है और पी सूची से हमारे पास में जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर बनाया है। तो इसमें यही है कि पी सूची में यदि 127 जो हमारे पास आंकड़ा निकल करके आएगा उससे ज़्यादा आएगा तो ऐसी जलवायु को हम, आर्द्रता प्रदेश को हम तर जलवायु कहेंगे। और उसके अंदर कौन से वन मिलेंगे? वर्षा वन कहते हैं जिनको हम, ठीक है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी जिनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से देखें 127 आंकड़े से ऊपर, पी अनुपात से ऊपर के जो क्षेत्र होंगे उनमें नंबर ए जलवायु अर्थात तर जलवायु या वेट जलवायु पाई जाएगी। दूसरा बी में क्या है? इसको हम कहते हैं आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड बी जलवायु। स्वाभाविक सी बात है इसकी जो पी सूची होगी इसका जो सूचकांक है वह है 64 से 127। तो आप समझ गए कि हमारे पास जो पी सूची निकल करके आएगी इस फॉर्मूला के द्वारा, यदि उसका आंकड़ा 64 से 127 के बीच में आ रहा है, सपोज करो मान लो 100 आ जाए, ठीक है ना, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। देखें प्रैक्टिकल, यदि आपको इस तरह से पूछ ले कि थानथवॉट महोदय के और मॉडल के अंदर पी सूची या पी सूचकांक 100 आता है तो कौन सी प्रकार की जलवायु होगी, तो आपको ये थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। यदि 100 होगा तो ये 100 जो है वो 64 से और 127 के बीच में आ रहा है, तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि 100 का मतलब है तो वहाँ पर आर्द्र अर्थात ह्यूमिड जलवायु होगी। तो आप लोग देखें ये पी जो सूची है वो डायरेक्ट जो आंकड़ों का प्रयोग करके पहले उनको उस फॉर्मूला से कन्वर्ट किया गया है, तो ये इसका जो आधार है वो कुछ अलग है, सामान्य नहीं है।
और इसमें कौन से वन मिलेंगे, तो इसमें जो सामान्य जो वन है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरा सी की यदि हम बात करें तो सी जलवायु को हम कहते हैं उपाद्र, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं सब ह्यूमिड, और इसका जो पी सूची होगी वह होगी 32 से और 63 तक, 32 to 63। तो आप देख सकते हैं कि इस बीच में जो भी हमारी सूची में आएगा वो उपाद्र होगा, अर्थात आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में कि अब ये जो सूचकांक है या जो मूल्य है ये कम होता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हम आर्द्र से और शुष्कता की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो देखें कितना इनका भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, कोई बिल्कुल भी कठिन नहीं है यदि हम ध्यान से समझें। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो वनस्पति होगी वह होंगे घास के मैदान। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी स्थिति होगी, घास के मैदान मिलेंगे, विस्तृत रूप में इस प्रकार की वनस्पतियां डेवलप होगी। तो ये पूरी तरह से थाथवेड महोदय का जो ऑथेंटिक मूल है उन्हीं से ही लिया गया है। उसके बाद में देखें डी जलवायु की बात करें हम डी की, तो डी देखें इसको हम बोलते हैं अर्ध शुष्क अर्थात सेमी एरिड, और इसमें जो सूची है वह होगी 16 से और 31 तक, 16 to 31। और इसमें स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है, अर्थात इसमें स्टेपी जो घास मिल्त होती है उस प्रकार की वनस्पति इसके अंतर्गत मिलेगी। घास ही, इसमें भी घास ही मिलेगी, बस दोनों में अंतर होगा उपाद्र और अर्धशुष्क में कि उसमें थोड़ी सी आर्द्रता ज़्यादा है, सी में और डी में कम है। और फिर यदि हम ई की बात करें तो सबसे अधिक ई देखें तो ये पूरी तरह से शुष्क जलवायु है, एरिड बोलते हैं इसको, जिसमें पी जो मूल्य है वो 16 से भी कम होगा। और यहाँ पर मरुस्थल, अर्थात यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति अर्थात मरुद्वत प्रकार की ज़ेरोफाइट्स जो वनस्पति है उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीई जो सूची के आधार पर और थाथवेड महोदय ने पूरे विश्व की जो जलवायु के लिए 5 आर्द्रता मंडल बनाए। अब ये कहीं पर भी हम इन आर्द्रता मंडल जो हैं इनको पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र पर लागू कर सकते हैं। वहाँ के औसत वार्षिक वर्षा और तापमान के आधार पर हम पी सूची निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 5 आर्द्रता मंडल बनाए। तो इनका एब्रिविएशन याद रखेंगे, ए, बी, सी, डी और ई, जो कि पांचों कैपिटल लेटर्स हैं। अब हम दूसरे इसी क्रम में देखें कि इनके साथ में उन्होंने कुछ, क्योंकि जो वर्षा है आप लोग देखें, जैसे मैंने बताया कि जो वर्षा है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे सालों भर एक जैसी हो। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो सालों भर होती है, कहीं पर ग्रीष्मकाल में होती है, कहीं पे शीतकाल में होती है। तो इसी क्रम में यदि हम देखें तो ये जो वर्षा के लिए इन्होंने कुछ सेकंड प्रकार के, जैसे कि हमने कोपेन के मॉडल में भी देखा, द्वितीय स्तर के और एब्रिविएशंस का भी उन आर्द्रता जो मंडलों के साथ में प्रयोग किया। तो यहाँ देख सकते हैं नोट्स में कि मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर उपर्युक्त आर्द्रता प्रदेशों में से, मतलब उपर्युक्त आर्द्रता प्रदेशों मतलब 5 में से प्रत्येक को हम 4 उपभागों में भी विभक्त कर सकते हैं। अर्थात जो प्रत्येक जो है, जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट वाला ले लिया आपका, जैसे ए जलवायु है, मान लो तर जलवायु या अति आर्द्र जलवायु है, तो उसको भी हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। 4 प्रकारों में यही है कि जैसे तर जलवायु है वहाँ पर पी सूचकांक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें हम प्रत्येक महीने का निकाल रहे हैं और फिर पूरे 12 महीने को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 127 से ज़्यादा चला जाए। लेकिन उनमें भी ये 4 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इनको हम पूरे 5 पे लागू कर सकते हैं। आर, तो इन सब के मतलब आप लोग देख लें, आर सारे स्मॉल लेटर्स हैं ये। आर का मतलब होता है वर्ष भर पर्याप्त वर्षा, ठीक है। उसके बाद में एस, ठीक है, एस का मतलब है स्मॉल एस है ये, जिसका मतलब है ग्रीष्म काल में न्यून वर्षा, है ना, समर ड्राई कहते हैं इसको। समर ड्राई है मतलब ग्रीष्म काल में बहुत कम वर्षा हो रही है। फिर है स्मॉल डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है शीतकाल में न्यून वर्षा, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू का मतलब, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, कि जो शीतकाल है वह शुष्क है। तो आप लोग इसका उल्टा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि ग्रीष्मकाल में न्यून वर्षा, तो इसका मतलब है कि वर्षा कब होगी, ग्रीष्मकाल में तो न्यून हो रही है, तो इसका मतलब न्यून वर्षा कब होगी, शीतकाल में होगी, विपरीत कर लें। और डब्ल्यू का मतलब है कि शीतकाल में न्यून वर्षा है, इसका मतलब वर्षा कब होगी, वर्षा का काल यहाँ कब होगा, ग्रीष्मकाल में होगा। लेकिन एक और जलवायु का प्रकार है वो होता है डी, स्मॉल डी,
तो इसका मतलब यही है कि सभी मौसम में न्यून वर्षा, ठीक है, सभी प्रकार के जो मौसम हैं उनमें न्यून वर्षा प्राप्त हो रही है, लेकिन उनका जो एग्रीगेट है वो हो सकता है 127 से। तो ये चारों जो हैं वो हम जब जो हमारे पांचों प्रकार के जो आर्द्रता मंडल हैं उनके अंतर्गत हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये चार स्मॉल जो लेटर्स हैं उनका प्रयोग करके और इन्होंने अपने जो चार उप विभागों में भी उन 5 आर्द्रता मंडलों को किस प्रकार से थाटफेड महोदय ने वर्गीकृत किया। अब हमारे एक आधार की हमने विस्तृत रूप में बात कर ली, हम अच्छे समझ में भी आया होगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अपने दूसरे आधार की, और जो कि है आपका तापीय दक्षता, थर्मल एफिशिएंसीज। थर्मल एफिशिएंसीज की यदि हम बात करें तो ये भी बिल्कुल वर्षण प्रभाविता की तरह ही है। इसमें नोट्स में आप लोग देखें कि वनस्पति की उत्पत्ति और विकास में तापमान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह थाटवॉट ने तापीय दक्षता अनुपात का परिकलन निम्न सूत्र के आधार पर किया है, अर्थात जिस प्रकार से वर्षा, कुल जो वर्षा है उसकी कितनी मात्रा वनस्पति की उत्पत्ति और विकास के लिए उपयोगी है, उसी तरह से तापीय दक्षता का तात्पर्य यही है कि वनस्पति, देखें आप लोग, यदि मान लो किसी क्षेत्र में बहुत अधिकतम तापमान है और कई महीनों तक अधिकतम तापमान है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि पूरे जो अधिकतम तापमान है वो वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक ही हो सकता है कि वो, जैसे तुलना हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो वनस्पति होती हैं या जो वनों में जो पेड़ हैं जिनको हम ट्रीज़ हैं, उनके चलो हमको अलग अलग पता नहीं है, लेकिन भूगोल के अंतर्गत हम फसलें पढ़ते हैं और फसलों की शुरुआत यहीं से होती है कि प्रत्येक फसल का हम ये पढ़ते हैं कि इसको भौगोलिक दशाओं में इतना तापमान चाहिए, सभी के लिए ये निर्धारित है ना। तो इस तरह से यदि हम देखें, जैसे मान लो गेहूं के लिए उदाहरण ले लेंगे, मान लो गेहूं के लिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आप लोग देखें उसको लिए ये आइडियल टेम्परेचर है। अब इससे ज़्यादा हो तो उसको कोई लेना देना नहीं है, इससे ज़्यादा हो तो भी, और इससे कम हो तो दिक्कत होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि एक वनस्पति को वृद्धि करने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है उसको हम तापीय दक्षता कहते हैं। तापीय दक्षता निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि अभी हमने पीई रेशियो निकाला, इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर तापीय दक्षता अनुपात टीई रेशियो कहा है। टी का मतलब थर्मल और ई का मतलब आप लोग एफिशिएंसीज। तो आप लोग देख सकते हैं टी रेशियो, जैसे अभी पी रेशियो निकाला, और इसके लिए फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई कठिन नहीं है, T-32/4, ऑब्लिक 4 भी लिखा सकता है, बटे 4 भी लिखा हुआ आ सकता है। ये इतना सिंपल सा सूत्र है, और जिसमें एक एवरीविएशन मतलब एक लेटर का प्रयोग किया गया है, बाकी तो सब न्यूमेरिक हैं। 32/4 और टी का मतलब है औसत मासिक तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात किसी भी स्थान का जो औसत मासिक तापमान है डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसमें से -32 कर दें और डिवाइडेड बाई 4 कर दें, तो उस क्षेत्र का हमारे पास में टीई रेशियो निकल के आ जाएगा, अर्थात तापीय दक्षता अनुपात निकल के आ जाएगा। उसका एक मूल्य हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, और वह मूल्य ये व्यक्त करेगा कि इतना मूल्य उस क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के द्वारा, और थाटवेड महोदय ने ये बताया कि इस प्रकार से तापीय दक्षता अनुपात निकाला जाएगा। अब जब टी से जो हम अनुपात निकाल लेंगे उससे हम एक टी सूची बनाएंगे, जैसे अभी हमने पी सूची बनाई, और पी सूची जब हमारे पास बनेगी तो हमारे पास कुछ मूल्य आएंगे। तो उन मूल्यों को आधार बना करके आप लोग जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, थाटवेड महोदय ने अब पूरे जो विश्व को 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया। आप लोग देखें, उसके जो आधार पर अपने पी अनुपात के आधार पर 5 आर्द्रता मंडलों में बांटा, और टीई अनुपात के आधार पर इन्होंने विश्व को 6 तापमान प्रदेशों में बांटा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देखें नोट्स में, टीई अनुपात से टीई सूची तैयार की और पूरे जो भूपटल को 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया। पहला, फर्स्ट
पहला है आपका ए डैश, उष्ण कटिबंधीय। तो देखें, क्योंकि थानथवेड महोदय आर्द्रता मंडलों के लिए कैपिटल लेटर ए बी सी डी और ई यूज़ कर चुके थे, उसके अलावा 4 स्मॉल लेटर यूज़ कर चुके थे, तो इसीलिए इन्होंने तापमान जो प्रदेश बनाने के लिए दूसरे एब्रीविएशंस का प्रयोग किया। तो वो एब्रीविएशंस क्या हैं आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो पहला है आपका ए डैश, डैश कह लेते हैं, एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, बहुत डैश ठीक कहना ठीक रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको, ए डैश। और ए डैश प्रकार की जो जलवायु है वह होती है उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल। और इसका निर्धारण होगा कि यदि वहाँ का टीई सूचकांक 127 से ज़्यादा होगा। यदि 127 से ज़्यादा होगा, मान लो 128 है, 130 है, 132 है, 135 है, तो वो क्षेत्र या वो जो क्षेत्र की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाएगी, अर्थात वह ए डैश प्रकार की जलवायु होगी। दूसरा देखें, दूसरी आपकी बी डैश। बी डैश की यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मध्य तापीय, मेसोथर्मल कहते हैं। मध्यम तापमान मिलेंगे तो इसलिए टी सूचकांक भी मध्यम आएगा, और टी सूचकांक होता है यहाँ पर 64 से 127, अर्थात 64 से 127 के बीच में। तो आप लोग समझ जाएंगे, यदि मान लो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, मान लो आपको ये दे देगी किसी स्थान पर 90 टी सूचकांक है, सूची है या मूल्य है थानथवेड महोदय के अनुसार, तो वहाँ पर कौन सी जलवायु होगी? तो वहाँ पर कौन सी होगी? तापमान के आधार पर मध्य तापीय, अर्थात मेसोथर्मल, अर्थात बी डैश प्रकार की होगी। तीसरा है आपका सी डैश। सी डैश की यदि हम बात करें तो ये सूक्ष्म तापीय है, माइक्रोथर्मल है। इसको सूक्ष्म तापीय कहते हैं, माइक्रोथर्मल कहते हैं। और इसकी जो टी सूची में जो मूल्य है वह होता है 32 से और 63 के बीच में, 32 टू 63। चौथी जलवायु का प्रकार है, क्योंकि हमको 6 प्रकार पढ़ने हैं। चौथी प्रकार है डी डैश। इसको हम टैगा जलवायु के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही चर्चित शब्द है, कोई कठिन नहीं है। डी डैश का मतलब होता है टैगा, कैपिटल लेटर्स के साथ में ऊपर हमको एक एपोस्ट्रोफी लगानी है, जिसको मैं डैश भी कह देता हूँ, तो ये कहना बड़ा आसान होता है। तो डी डैश अर्थात टैगा जलवायु, और इसका टीई सूचकांक होता है 16 से और 31 के बीच में, 16 टू 31। उसके बाद में देखें 5th ई डैश। इसको हम टुंड्रा जलवायु कहते हैं, ठीक है, टुंड्रा जलवायु, और इसका टीई सूचकांक होता है 1 से और 15 के बीच में। ई टुंड्रा जलवायु, ये भी बहुत चर्चित शब्द है, कोई कठिन नहीं है। और उसके बाद में हम लोग देखें एफ डैश, कैपिटल एफ के साथ में डैश, हिमाच्छादित, अर्थात इसको फ्रॉस्ट कहते हैं, और जिसका टीई जो सूची या सूचकांक में 0 होगा, 0 से कम भी हो सकता है, तो उसको हम हिमाच्छादित कहते हैं, एफ डैश कहते हैं। तो आप लोग देखें कितने सरल तरीके से, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, यदि हम ध्यान से समझें कितने सरल तरीके से थानथवेड महोदय ने अपने 1931 के वर्गीकरण में 5 आर्द्रता मंडल और 6 आपके तापमान प्रदेशों में पूरे भूपटल की जलवायु को विभक्त कर दिया है। तो कितना ये सरल है, आप लोग देखें। हमको उस क्षेत्र के तापमान, जो औसत मासिक तापमान के आधार पर टी सूची तैयार करनी है, और टी सूची के आधार पर उसका मूल्य कितना आया, उसके आधार पर हमको इस टेबल में देख लेना है कि उस पर्टिकुलर जो विशिष्ट प्रदेश के हम जलवायु बताना चाहते हैं वो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आएगी। तो वो तुरंत हम इस टेबल में देख करके हम बता सकते हैं कि वो जलवायु कौन सी प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से देखें 1931 के वर्गीकरण में, और थानथवेड महोदय ने अपने इन 2 आधारों को विस्तृत रूप में समझाया। देखें इनके बहुत ही कम जो वर्गीकरण के डायग्राम और मैप उपलब्ध होते हैं, जैसे कि हमने कोपेन के में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में और आपके मैप के द्वारा समझ लिया था, और बहुत मुश्किल नहीं आई हमको। उसी तरह से यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास में एक ये डायग्राम है, जिससे हम बहुत ही सरल तरीके से इन दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आप लोग देखें कि किस तरह की ये स्थिति है। तो आप लोग देखें कि यहाँ हम देखें कि नीचे जो आप लोग देखें पीई सूचकांक दे रखा है, ये देखें आप लोग पीई सूचकांक। तो पी सूचकांक आप लोग देखें एक्स एक्सिस पे दे रखा है, और वाई एक्सिस पर आपको टी सूचकांक दे रखा है। पी का मतलब वही आर्द्रता मंडल बनेंगे इससे, और टी सूचकांक से आप लोग समझ सकते हैं इससे हमारे
तापमान मंडल बनेंगे। तो आप लोग देखें पीई सूचकांक, पीई सूचकांक हमने बताया कि जिस तरह से अधिकतम जो सूचकांक है पी से, और जब हम कम की तरफ आते हैं तो शुष्कता बढ़ती है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने उसी तरह से बनाए हैं। तो आप लोग देखें 127 से यदि ज़्यादा होगा तो वो ए प्रकार की जलवायु होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में देख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद में और 64 से 127 के बीच में बी प्रकार की जलवायु मिलेगी। फिर सी मिलेगी, चरागाह मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, इसमें सामान्य वन मिलेंगे, उसमें वर्षा वन मिलेंगे। फिर डी प्रकार की जलवायु मिलेगी जिसमें स्टेपी जलवायु प्रकार की होगी, स्टेपी वनस्पति होगी। और फिर बहुत कम शुष्कता हो जाएगी, अर्थात ई अर्थात मरुस्थलीय होगा। तो देखें इस प्रकार के डायग्राम से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी समझा रहा हूँ। और वाई एक्सेस पर यदि हम देखें तो हमने टीई सूचकांक लिया है जो कि आपको वही 127 तक बताया गया है। तो आप लोग देखें कि इसके अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर हम अधिक से कम की तरफ आते हैं तो हमारी जो जलवायु है उसके अंदर, जैसे उसमें तो आर्द्र से और शुष्क की तरफ आते हैं। और इसके अंदर यदि हम देखें तो जो हमारा टी सूची बनती है इसके आधार पर यदि हम देखें तो इसमें उच्च तापमान प्रदेशों से और हम निम्न तापमान प्रदेशों की ओर आते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जब 127 से ज़्यादा है तो हमारी ए डैश प्रकार की जलवायु निर्धारित होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ए डैश प्रकार की जलवायु है ये इस तरह से है। तो आप लोग देखें ये वर्षा का मॉडल है, तो इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, ए डैश जो प्रकार की जो जलवायु है उसमें ये 5 प्रकार के आर्द्रता मंडल भी हो सकते हैं। आप लोग देखें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में, ऐसा नहीं है। तो ये आप 5 आर्द्रता प्रकार के मंडल भी तो हो सकते हैं, अर्थात कहीं पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो तो तापमान के आधार पर निर्धारित हुई, लेकिन यदि वहाँ पर वर्षा ज़्यादा है तो वो ये प्रकार का हो जाएगा, वर्षा यदि मध्यम है तो ये प्रकार हो जाएगा, वर्षा और कम है तो ये प्रकार हो जाएगा, और कम है तो ये हो जाएगा, और बिल्कुल कम है तो शुष्क है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से और उन्होंने हमारे जो जलवायु जो प्रदेश है उनको बनाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से देखें ए हो गया। फिर बी देखें, जब हमारा जो टी सूचकांक और कम हो जाएगा तो वह बी हो जाएगा, बी डैश मध्य तापीय। फिर उसके बाद में आप लोग देखें और कम हो जाएगा तो सी डैश, जैसे कि मैंने बताया, निम्न तापीय हो जाएगा। उसके बाद में देखें 16 से 32 के बीच में डी डैश बताया, अर्थात टैगा जलवायु हो जाएगी। और 0 से 16 की बात करें तो हमको ई डैश अर्थात टुंड्रा जलवायु हो जाएगी। और यदि 0 से कम होगा तो जैसे कि मैंने बताया एफ डैश अर्थात हिमाच्छादित हो जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं पर केवल तापमान ही होगा, वर्षा नहीं होगी। अरे वर्षा कुछ तो होगी और बिल्कुल भी नहीं होगी तो वह क्या कहलाएगी, ई कहलाएगी। लेकिन वहाँ पर तापमान की क्या स्थिति है, कम है, मध्यम है, अधिकतम है, तो उस आधार पर हमारे पास में, और तापमान के आधार पर भी 6 इस प्रकार से हमारे पास में और आपके तापमान मंडल दे रखे हैं, और 5 है हमारे पास आर्द्रता मंडल। तो इस तरह से देखें इन दोनों के सम्मिलित यदि हम सूचकांकों का जब प्रयोग करेंगे दोनों का, तो उससे हमारे सामने पृथ्वी के भूपटल पर कई प्रकार के जलवायु प्रदेश उभर करके आते हैं। कितने आते हैं यदि हम ध्यान से देखें तो, यदि आप देखें तो हमने जो है यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, बहुत सरल है ये, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत से तथ्य होते हैं हमको उनको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई तथ्य आया है तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। तो आप लोग देखें कि ये किस तरह से है। अब यहाँ पर देखें, पहले आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे पास में 6 तो हैं तापमान मंडल प्रदेश कह लो, और 5 है हमारे पास आर्द्रता मंडल। तो आप लोग देखेंगे कि इसको हम इस तरह से करेंगे कैलकुलेशन कि यहाँ पर आप लोग देखें कि पहले नोट्स में देख लें, इस तरह यदि वर्षण प्रभाविता और वर्षा के मौसमी वितरण तथा तापीय दक्षता को देखा जाए तो कुल 120, ये देखें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। यदि हम इन 3 तथ्यों को ले लें, पहला वर्षण प्रभाविता प्लस वर्षा के साथ में उसका मौसमी वितरण, क्योंकि जैसे कि हमने देखा वर्षा सभी जगह एक समान नहीं होगी, और तीसरा तापीय दक्षता। तो इन तीनों को यदि हम सम्मिलित रूप में इनके एब्रिविएशंस का प्रयोग करें तो हमें पूरे विश्व में जलवायु के 120 उप प्रकार या वर्ग मिल सकते हैं। अर्थात हम ये ऐसे कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 120 प्रकार की जलवायु के प्रकार
उपलब्ध हो सकते हैं, ये थानथवेड महोदय कह रहे हैं। अब वो 120 कैसे आया उसको मैं यहाँ थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, हमने ये बताया कि हमारे 5 आर्द्रता मंडल हैं, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि प्रत्येक जो आर्द्रता मंडल है उसमें 4 हमारे वर्षा के जो मौसमी वितरण के आधार पर 4 प्रकार हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक हमने बताया था आर, एक बताया था हमने, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, आर, एक बताया था डब्ल्यू, एक बताया था एस और एक बताया था स्मॉल डी। तो ये चारों यदि हम इन चारों को गुणा करें तो, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार के आर्द्रता मंडल में मिल सकते हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, 5 गुणा 4 बराबर 20। तो इसका मतलब इनसे मिलकर के 20 प्रकार के प्रकार पूरे विश्व में मिल सकते हैं। और ये 20 जो प्रकार हैं, ये प्रत्येक प्रकार के तापमान प्रदेश में भी तो मिल सकते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के तापमान प्रदेश का मतलब, तापमान प्रदेश है हमारे पास 6, तो कुल हमारे पास कितने हो गए, ये देखें इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से निकलता है ये 120। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल पर थानथवेड महोदय के अनुसार 120 जलवायु के उप प्रकार या वर्ग मिल सकते हैं। परंतु, ठीक है, परंतु यदि हम देखें तो भूपटल पर, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, यहाँ पर नोट्स में देखें, थानथवेड महोदय ने इसमें से केवल 32 जलवायु प्रकार ही स्वीकार किए हैं। ये देखें आप लोग, तो उन्होंने केवल उन 120 में से, देखें बन तो जाएंगे 120, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि वे पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में वे दशाएं उपलब्ध हों या नहीं हों। तो उन 120 में से थानथवेड महोदय ने पूरे भूपटल पर जो आइडेंटिफाई किए कि भाई कितने हैं, तो वो हमको मिले केवल और केवल 32 जलवायु प्रकार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी एक तथ्य बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1931 के वर्गीकरण के आधार पर थानथवेड महोदय ने पृथ्वी के भूपटल पर जलवायु के कितने प्रकार निर्धारित किए। उन्होंने 32 जलवायु प्रकार निर्धारित किए या स्वीकार किए। बन 120 सकते हैं पर स्वीकार उन्होंने 32 किए। तो हम इसी क्रम में उन 32 को भी देख लेते हैं। हमारे पास बहुत कठिन नहीं है, आप लोग देखें किस प्रकार से बनेंगे ये। फिर मैं इनको आपको बनने का तरीका भी बता देता हूँ, और ये आपको जो साथ में PDF मिलेगा या नोट्स होंगे उसके अंदर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो ये बहुत सरल है, उन जो हमने बनाए थे उनसे ही मिल करके ये बने हुए हैं, और आपको बहुत कठिन नहीं होगा किसी भी एक एब्रीविएशन का मतलब निकालना क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप नहीं है। 5 हमारे पास आर्द्रता मंडल के हैं, कैपिटल लेटर ABCD और E। 4 हमारे पास संक्षिप्त या स्मॉल लेटर्स हैं, RWS और D, जो कि वर्षा के वितरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, मौसमी वितरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। और 6 हैं हमारे पास में तापमान के प्रदेश, जो कि हैं A', B', C', D' और E' और F'। तो इनमें से कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी एब्रीविएशन इस तरह का नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में ये 10 प्रकार हुए। इनमें से मैं एक को आपको किस तरह से, जैसे हमने कोपेन के वर्गीकरण में सॉल्व करके देखा, उसी तरह से हम देख भी लेंगे। उसके बाद में आप लोग देखें ये आगे की और 11 से और 23 की लिस्ट है, देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी मौसम में, उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा, उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा। तो इस प्रकार से ये जो हैं पूरे जो 32 हैं उनकी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत है, ये आपको PDF में भी मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार के देखें जो 32 जो प्रकार इन्होंने बताए, इस तरह से आप लोग देखें तो हम किसी को भी और यहाँ से देख करके और हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रकार कहाँ पर उपलब्ध होगा। और इन प्रकारों को यदि हम ध्यान से देखें तो जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि कोपेन का भारत के जो जलवायु प्रदेशों में निर्धारण तो किया ही जाता है, थानथवेड के भी वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आनुभविक है इसलिए इनका भी प्रयोग किया गया है। तो हम ये देखेंगे। अब इसमें से हम कोई सा भी एक सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से हमको इनको देखना है। तो हम आगे के भी देख लेंगे, पहले हम 1948 का या हम ये कर ही लेते हैं। ये देखें दोबारा से हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखें AA-R। तो देखें AA-R की यदि हम बात करें तो AA-R कैसे बना है, ये देखें। A 3 लेटर्स प्रत्येक के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देंगे आप लोग कि जो थानथवेड का जो 1931 का जो वर्गीकरण है इनमें केवल आपको 3 लेटर्स मिलेंगे। AA-R मान लो दे दिया
तो ए का मतलब हमने क्या बताया था, आप लोग देखें ए जो है वो आर्द्रता क्षेत्रों से संबंधित है और ए डैश जो है वो तापमान से संबंधित है। तो ए डैश का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, और ए का मतलब होता है तर जलवायु, और आर का मतलब बताया था हमने पूरे 12 महीने होने वाले जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों में, ये आर का मतलब है। तो इसीलिए देखो इससे क्या जलवायु निर्धारित हुई, उष्णकटिबंधीय तर जलवायु, देखो बन गया उष्णकटिबंधीय मतलब ए डैश, ए का मतलब तर जलवायु, और वहाँ पर जो वर्षा का जो मौसमी वितरण है वो किस प्रकार का है कि वर्ष के सभी महीनों में पर्याप्त वर्षा। तो कितना सरल है ये, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसके बाद में एक और करके देख लेते हैं, ए बी डैश आर, ये देखें ए बी डैश आर। तो ए का मतलब वही वापस पुनः, ए का मतलब जो आपके तर जलवायु होगा, और बी डैश का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया, बी डैश का मतलब होता है यहाँ पर मध्य तापीय, जहाँ पर उष्णकटिबंध की तुलना में टेम्परेचर कम होंगे, लेकिन आर का मतलब वही है वर्ष के सभी महीनों में वर्षा। तो इसीलिए देखें इसका जो मतलब बना वो क्या बना, मध्य तापीय, मध्य तापीय मतलब बी डैश, तर जलवायु, ये देखें तर आ गया एक जो मतलब है, और वर्ष के सभी महीनों में वर्षा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। हम इनमें से सभी जो भी एब्रिविएशन हमको दिए जाएं और उनका हम सीधे सीधे बहुत ही सरल रूप में उनका हम जलवायु कौन से प्रकार की निर्धारित होती है उन एब्रिविएशन से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पूरे 32 की सूची उपलब्ध है। अब हम इस जो इनका वर्गीकरण का है, जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, इनका हम दूसरा पक्ष पढ़ते हैं, और वह है आपका 1948 का वर्गीकरण। देखें 1948 का जो वर्गीकरण थार्टफेड महोदय ने दिया, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन किए। स्वाभाविक सी बात है, समय समय पर कुछ नई समस्याएं आई होंगी और उन्होंने इसको और सरल बनाने का जो प्रयास किया या अपने इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास किया, उस कंडीशन में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उन सबको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्या इन्होंने नए सूचकांक बनाए या क्या नए एब्रिविएशंस बनाए, तो उन सब पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आप लोग यहाँ पर स्लाइड में नोट्स में देखें 1948 का वर्गीकरण, इन्होंने अपने वर्गीकरण में पुनः संशोधन किया 1948 में। उसमें उन्होंने जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण वनस्पति के आधार पर ना हो करके, ये देखें अब यहाँ पर यह चीज़ बदल गई है कि पहले वाले में यदि हम ध्यान दें तो इन्होंने वनस्पति पर बार बार फोकस किया, लेकिन यहाँ पर इनका जो सीमा निर्धारण है उसका जो वनस्पति का जो आधार वह बदल गया। और अब इन्होंने जो आधार बनाए वो देखें, मैंने अलग से लिखा है इनको। अब इनके जो आधार हैं वर्गीकरण को बदल गए, और आधार क्या हैं, वह है वर्षा तथा संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, ये इनके दो आधार बन गए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि 1931 में उन्होंने क्या आधार बनाए, और फिर प्रश्न ये भी आता है कि 1948 में उन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसके इनके आधार क्या थे। तो उनके आधार थे वर्षा और संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। तो आप लोग देखें वर्षा तो एक सरल हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन हमारे लिए बिल्कुल एक नया शब्द है, जिसको अब हम समझते हैं कि संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने जो वर्गीकरण क्यों जटिल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल नए इस तरह के शब्दों का प्रयोग, किस तरह के आंकड़े हम प्राप्त करें उनका प्रयोग किया था, इसलिए इनको थोड़ा जटिल कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जो कि वास्तव में क्या है, वो वास्तव में है तापीय दक्षता। तो तापीय दक्षता हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, तथा जल हानि का सूचकांक है। तो जल हानि का सूचकांक यही है कि कितने जल का प्रयोग कर लिया। इनडायरेक्ट लेवल में तो ये भी एक तरह से हमारा पी सूचकांक ही हुआ, और दूसरा हमारा तापीय दक्षता, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, जो कि हम पूर्व में भी टी के रूप में पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक रूप में ये कुछ नया नहीं है, बल्कि जो फॉर्मूला का जो प्रयोग है या उनका जो प्रयोग है वह उन्होंने बदलने का प्रयास थार्टफेड महोदय ने किया। तो आप लोग ध्यान देंगे, अब इनका आधार बदल गया है 1948 के वर्गीकरण में थार्टफेड का, अब हो गया है वर्षा तथा संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। ये एक ही शब्द है,
संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, ये एक ही वर्ड है पूरा। अब इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं, क्या है ये स्थिति। तो संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का औसत मासिक तापमान के आधार पर परिकलन किया जाता है, ना कि प्रत्यक्ष मापन किया जाता है। ये देखें, तो आप लोग समझ लेंगे कि हम जो संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन निकालेंगे वो औसत मासिक तापमान के आधार पर निकाला जाएगा, ना कि उसका प्रत्यक्ष मापन किया जाएगा। प्रत्यक्ष मापन का तात्पर्य यही है कि उसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि मासिक जो तापमान, एवरेज जो टेम्परेचर है पूरे मंथ का, उसके आधार पर निकालेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दिन की लंबाई 12 घंटे तक ही मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम लोग देखें इनका क्यों, इनका जो थाटफेड का मॉडल प्रैक्टिकल कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग देखें कि हम जो तापमान की जो प्राप्ति है वो पूरे 24 घंटे मानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि तापमान हमें 24 घंटे प्राप्त नहीं होता है, बल्कि केवल तभी तक प्राप्त होता है जब तक हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो इन्होंने पृथ्वी के भूपटल का औसत रूप में मान लिया और उसको उन्होंने 12 घंटे की अवधि माना, ना कि पूरा दिन माना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि जब तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उसके आधार पर इन्होंने संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का जो है वो उन्होंने कैलकुलेट किया। तो इस आधार पर थानथवेट ने, आप लोग देखें क्या किया, फिर उन्होंने विभिन्न जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए 4 सूचकांकों को विकसित किया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो संभाव्य वाष्पीकरण जो वाष्पोत्सर्जन है वो हम प्राप्त कर लेंगे। किस तरह से प्राप्त करेंगे ये भी हम अलग अलग फॉर्मूला में देखते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 4 सूचकांक बनाए। मतलब हमारे पास आंकड़ा एक ही रहेगा और वह है हमारे पास एक तो वर्षा है और एक दूसरा हमारे पास जो हमारा संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन निकल करके आएगा, जो कि हम औसत मासिक तापमान से निकालेंगे, 12 घंटे के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। तो उन आंकड़ों का प्रयोग करके थानथवेड महोदय ने 4 सूचकांक बनाए, इंडेक्स बनाए, 4 सूचकांक। तो हम चारों सूचकांकों के विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। पहला है आपका आर्द्रता सूचकांक। आर्द्रता सूचकांक की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं देखें आप लोग, इसका संबंध जो है वो PE जो हमने निकाला था, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और उसी से ही है। तो यहाँ पर पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं आर्द्रता सूचकांक का। आर्द्रता सूचकांक को और हम शॉर्ट में IM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर कहते हैं इसको इंग्लिश में, IM। तो कई जगह ये IM शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका तात्पर्य है आर्द्रता अभाव या आर्द्रता आधिक्य से होता है। देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आर्द्रता सूचकांक जो उन्होंने बनाया उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि आर्द्रता अभाव या आर्द्रता आधिक्य। आर्द्रता अभाव का मतलब है कि इसका मतलब वहाँ पर जो वर्षा है वो औसत से भी कम है, और आर्द्रता आधिक्य का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जो वर्षा है या वर्षण है वह औसत से भी ज़्यादा है। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं यहाँ पर इसको आपको देखें नोट्स में, यहाँ पर सामने स्लाइड पर, IM इज इक्वल टू 100S माइनस 60D डिवाइडेड बाई PE। ये इन्होंने सूत्र बनाया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्द्रता सूचकांक या IM निकालने का थानथवेड के अनुसार क्या सूत्र है। इसमें कोई हमको चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, जैसे उन्होंने दिया हमको वैसे कि वैसे इसको याद करना है। IM इज इक्वल टू 100S माइनस 60D डिवाइडेड बाई PE। स्वाभाविक सी बात है, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स वर्ड हैं 100, 60, लेकिन कुछ एब्रीविएशंस का प्रयोग भी किया गया है, तो उनके मैं यहाँ मतलब बता देता हूँ आपको। देखें, IM का मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको, मासिक आर्द्रता सूचकांक है। IM इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर कहते हैं। S का मतलब है मासिक आर्द्रता आधिक्य, अर्थात आधिक्य कितना है पूरा मंथली। ठीक है, S उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। D, कैपिटल D का मतलब है मासिक आर्द्रता अभाव कितना है। ठीक है, हो सकता है जैसे 8 महीनों में आधिक्य हो और बाकी के 4 महीनों में अभाव हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमको बस इस फॉर्मूला में फिट करना है। और PE का मतलब है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, शॉर्ट में PE कहते हैं इसको। तो वो जो हमारे पास PE प्राप्त होगा, उस
से हम इस 100s माइनस 60d में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इस प्रकार से हमको हमारा जो आर्द्रता जो सूचकांक है वह प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक महीने का प्राप्त होगा, हम अलग अलग महीनों का निकालेंगे इसके हिसाब से और उनका टोटल करके, ठीक है, और हमें 12 महीनों का जो योग है वह वार्षिक आर्द्रता सूचकांक बताता है। तो इस तरह से हमारे पास में और वार्षिक आर्द्रता सूचकांक निकल करके आ जाएगा प्रत्येक महीनों का कैलकुलेट करके। अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न होगा कि सर ये P कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हमको P से डिवाइड करना है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। तो उसके लिए हमारे पास अगला ही सूचकांक है, वह पहले निकाला जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, और फिर उसमें इस प्रकार के जो आर्द्रता आधिक्य और आर्द्रता अभाव को मल्टीप्लाई करके 100 और 60 से और उसमें भाग दे देंगे तो हमारा IM निकल करके आ जाएगा। तो ये इनका पहला सूचकांक है जिसको इन्होंने आर्द्रता सूचकांक कहा, IM कहा। देखें दूसरा सूचकांक देखें तो वह जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग देखें P से भाग देना है। अब यहाँ पर उसको निकालना सीखेंगे हम। P जिसको हम कहते हैं संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन कहते हैं इसको शॉर्ट में PE, जिसको हम तापीय दक्षता सूचकांक भी कह देते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा फर्क है। इसको तो बोलते हैं आर्द्रता सूचकांक और इसको बोलते हैं हम तापीय दक्षता सूचकांक। तापीय दक्षता सूचकांक का तात्पर्य यही है कि आप लोग देखें वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन सीधे सीधे तापमान से निर्धारित होता है। जैसे कि हम पूर्व के भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा और वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो इसीलिए इसको हमने तापीय दक्षता सूचकांक भी नाम दिया है। इसको हम PE इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले इसकी सामान्य बातें देख लेते हैं, फिर इनके फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे। तो ये सूचकांक वास्तव में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का सूचक है, ठीक है, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का सूचक है ये, जो सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो हम सूचकांक निकाल रहे हैं P इंडेक्स, ये संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का सूचक है, उसे बताएगा कि कितना है। अब कैसे निकालें इसको, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इसका। यहाँ पर देखें संभाव्य वाष्पोत्सर्जन PE सेंटीमीटर में निकलेगा। PE बराबर, यहाँ पर देखें फोकस करेंगे, 1.6 इंटू ब्रैकेट 10T डिवाइडेड बाई I ब्रैकेट क्लोज की घात A। ये सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि भाई PE निकालने का थार्डफेयर महोदय का अनुसार सूत्र क्या है, या हिंदी में आ जाए संभाव्य वाष्पोत्सर्जन प्राप्त करने का सूत्र क्या है, तो बहुत ही सरल है, 1.6 इंटू 10T ऑब्लिक I, या ऐसे कह लें भाग I की घात A। ये इतना सरल सूत्र है। अब इसमें जो हमारे कुछ लेटर्स आए हैं उनका मतलब देख लेते हैं। P का मतलब हम सब जानते ही हैं, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन है। T का मतलब है तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा बदलाव है। I का मतलब है 12 महीने के T/5 की घात 1.514 का योग। देखिए ये इन्होंने एक अलग प्रकार का I कारक दिया जिससे इन्होंने भाग दिया है। इसका तात्पर्य यही है क्योंकि हमने ये माना कि जो हमारा हम जो औसत मासिक जो तापमान देख रहे हैं वो स्वाभाविक सी बात है पूरे आप 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं 12 घंटे के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इन्होंने एक इन्होंने लेटर लिया और उसको 12 महीने के T/5 1.514 का योग बताया। अर्थात प्रत्येक महीने का टेम्परेचर लें, उसे 5 से डिवाइड करें और उसकी घात कर दें 1.514, तो वो हमारा I निकल के आ जाएगा और उसमें हम उसका भाग दे देंगे। और A है उसका I का कारक जो उसका फंक्शन है। तो इस तरह से आप देखें इन जो एब्रीवेशंस का भी इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया, और यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, फॉर्मूला याद रखें, 1.6 इंटू ब्रैकेट 10T/I की घात A। तो ये इन्होंने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन अर्थात PE निकालने का सूत्र दिया। तो इस प्रकार से देखें 2 सूचकांक हो गए हैं। अब है आपका तीसरा सूचकांक। तीसरा सूचकांक इन्होंने बनाया शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, ठीक है। इन सूचकांकों का उपयोग
आर्द्रता पर्याप्तता के मौसमी वितरण के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम आर्द्रता सूचकांक हम पहले ही बना चुके हैं। ये जो सूचकांक है वो ये बताता है कि जो हमारे पास में सूचकांक का जो उपयोग है आर्द्रता पर्याप्तता के मौसमी वितरण के निर्धारण के लिए किया जाता है। मौसमी वितरण का आर्द्रता का तात्पर्य यही है कि जैसे मान लो कहीं पर आर्द्र जलवायु है तो वहाँ पर शुष्कता जो सूचकांक है वो कितना घाटा वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से निकाला जाता है ये, कि शुष्कता सूचकांक जो निकालेंगे वे आर्द्र जलवायु में वार्षिक जल के घाटे को वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत के रूप में, अर्थात आप लोग देखें शुष्क यदि जलवायु है तो आर्द्र जलवायु में वार्षिक जल का घाटा कितना है उसके प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। और यदि हम इसका उल्टा कर लें, आर्द्रता सूचकांक जब निकालना होगा तो शुष्क जलवायु में, ठीक है, जल का आधिक्य जो कितना है उसके वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे बहुत सरल है ये, बहुत कठिन नहीं है। इसमें हम विपरीत निकालते हैं, इसको आप ऐसे समझ लें, यदि कहीं पर शुष्क जलवायु है तो वहाँ पर हम ये देखेंगे, शुष्कता यदि हम सूचकांक निकाल रहे हैं तो हम आर्द्र जलवायु में ये देखेंगे कि वार्षिक जल का घाटा कितना है। हम शुष्कता सूचकांक अर्थात उस आर्द्र जलवायु में कितने ऐसे महीने हैं, देखिए आर्द्र जलवायु हो सकती है लेकिन आर्द्र जलवायु पूरे 12 महीने के औसत के आधार पर निर्धारित हुई है, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीनों में वहाँ पर औसत से भी कम जल की प्राप्ति हो, तो वो कितने महीने होंगे तो उस जल के घाटे को वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। और यदि उल्टा लें, हम आर्द्रता सूचकांक निकालेंगे तब हम देखेंगे शुष्क जलवायु में और आर्द्रता आधिक्य कितना है उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शुष्कता और इन्होंने आर्द्रता सूचकांक का प्रयोग किस प्रकार से किया। और सबसे अंत में है इनका तापीय दक्षता या संभाव्य वाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। देखिए सांद्रण सूचकांक की यदि हम बात करें कि हमने पूरे साल भर का पीई निकाल लिया, ये देखें ये हमने इस फॉर्मूले के द्वारा पीई निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ये सांद्रण बता रहे हैं। सांद्रण का मतलब यही है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमें तापमान की जो प्राप्ति होती है, या हम ये कहें कि जिन महीनों में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन होगा वह स्वाभाविक सी बात है तब होगा जब हमें उन महीनों में जिनमें तापमान की प्राप्ति अधिकतम होती है, और वह तापमान की प्राप्ति हम सब जानते हैं ग्रीष्मकाल में होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूरे महीने का औसत कितना है, और ग्रीष्म ऋतु में कुल उन 3 महीनों में, इन्होंने 3 महीने कैलकुलेट किया, उन 3 महीनों में कितना पूरे साल भर का प्रतिशत है, तो वो पूरे 12 महीने का कितना % है। हो सकता है कि वो जो 3 महीनों में ही हमें इतने तापमान की प्राप्ति हो जाती है वो पूरे 9 महीनों में भी नहीं होती होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 महीनों का जो प्रतिशत है वो पूरे टोटल जो पूरे 12 महीनों का जो औसत है उनका कितना % है। तो ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ नोट्स में आप लोग देखें, इसका तात्पर्य ग्रीष्म काल के 3 महीनों के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का, 3 महीनों का जो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन है उसका वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत से होता है। तो आप लोग समझ गए 3 महीनों में हमने कितना प्राप्त किया और पूरे साल भर का कितना है उनका प्रतिशत है ये, कि कितना उन 3 महीनों का, उन पूरे 12 के महीनों का प्रतिशत 3 महीनों में कितना है। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि थानथवेड महोदय ने अपने 1948 के वर्गीकरण में और वर्षा और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण के आधार पर इन 4 जो सूचकांकों की चर्चा की। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला है आर्द्रता सूचकांक, जिसका फॉर्मूला आपको दोबारा से स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आप इसको ध्यान रखें। दूसरा हमने देखा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन या तापीय दक्षता सूचकांक, जिसको हम पी इंडेक्स कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, पी इंडेक्स का आपको सूत्र भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो चाहे इन्होंने 4 सूचकांक बनाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनके जो सूचकांक है वे 2 ही हैं, पहला और दूसरा, जिनके आधार पर अभी हम कुछ मंडल भी बनाएंगे। तो तीसरा है आपका शुष्कता और आर्द्रता सूचकांक जो इन्होंने बनाया, जो कि मैंने बताया कि हम ये यदि शुष्कता सूचकांक देखेंगे तो आर्द्र जलवायु में देखेंगे, आर्द्रता सूचकांक देखेंगे तो वह शुष्क जलवायु के अंतर्गत उनका देखते हैं कि कितना आधिक्य है या कितना अभाव है।
और तापीय दक्षता का जो सांद्रण सूचकांक है वो ये व्यक्त करता है कि ग्रीष्मकाल के 3 महीने में और पूरे साल भर का या पूरा वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखें, थांतवेड महोदय ने और अपने 1948 के वर्गीकरण में उन 2 आधारों पर 4 सूचकांकों का निर्माण किया और उन सूचकांकों के आधार पर उन्होंने आर्द्रता मंडलों में, तापीय मंडलों में किस प्रकार से विभाजन किया, यहाँ पर हम देखते हैं। उनके एब्रीविएशंस देखते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इन एब्रीविएशंस का पहले वाले से कोई 1931 के वर्गीकरण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पुनः अलग प्रकार के एब्रीविएशन लिए हैं क्योंकि इनका आधार बदल गया। तो आप लोग देखें, आर्द्रता सूचकांक के आधार पर जो हमारा पहला वाला था, फर्स्ट वाला, उसके आधार पर अब इन्होंने पूरे विश्व को 9 आर्द्रता मंडलों में बांटा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, पहले केवल 5 थे, अब इन्होंने कितने 9 आर्द्रता मंडलों में बांट दिया। और ये सूचकांक इन्होंने किस तरह से निर्धारित किया है कि यदि 100 या उससे अधिक है तो उसे हम कहेंगे ए जलवायु, अर्थात सतत आर्द्र, जिसको अति आर्द्र भी कह सकते हैं। उसके बाद में 80 से 100, देखें ये 20-20 के अंतर पर है, इसलिए इनको याद रखना बहुत कठिन नहीं है। 80 से 100 का मतलब होता है B4 जलवायु, जिसको हम आर्द्र कहते हैं। अर्थात यदि हम ध्यान से देखें तो 20 से और 80 के बीच में ये आर्द्र जलवायु के क्षेत्र हैं, जिनको इन्होंने और ज़्यादा मतलब एक तरह से विभाजित कर दिया 20-20 के अंतर पर। तो ये चारों ही प्रकार के आर्द्र जलवायु हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो B1, B2, B3 और B4 कर दिया है केवल। तो 60 से 80 में मिलती है आपकी B3 जलवायु, जिसको भी हम आर्द्र कहते हैं। 40 से 60 मिलती है B2 जलवायु, इसको भी आर्द्र कहते हैं। और 20 से 40 है, इसको हम B1 अर्थात इसको भी हम आर्द्र कहते हैं। अब हमारे पास में देखें, इसमें भी हम अति आर्द्र से और शुष्कता की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद में है 0 से 20, ठीक है। 0 से 20 की बात करेंगे तो इस जलवायु को हम C2 कहते हैं, इसको हम अर्ध आर्द्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में -33.3 से और 0, -33.3 से 0 का तात्पर्य यही है कि ऐसी स्थिति में तापमान इतने ज़्यादा होंगे कि जो वाष्पीकरण है वह वर्षण से भी ज़्यादा हो जाता है, अर्थात मिट्टी में से और वनस्पति में से भी नमी कम हो जाती है, माइनस में चली जाती है उसके आर्द्रता सूचकांक। और ऐसी जलवायु को हम C1 अर्थात शुष्क अर्ध आर्द्र जलवायु कहते हैं। उसके बाद में 9 नंबर पर है -66.7 से -33.3, इसको हम डी जलवायु कहते हैं, अर्ध शुष्क कहते हैं, डी अर्ध शुष्क। और फिर है आपकी -100 से और -66.7, बिल्कुल -100 तक पहुंच गए हैं हम, ठीक है। और ऐसी जलवायु को हम कहते हैं ई जलवायु अर्थात शुष्क जलवायु। तो आप लोग देखें कि 1948 के वर्गीकरण में और हमने जो आर्द्रता सूचकांक बनाया उसके आधार पर थांतवेड महोदय ने और 9 आर्द्रता मंडलों में विभाजित कर दिया। इसी क्रम में हम देखें, दूसरा सूचकांक था हमारे पास में PE, जिसको हमने तापीय दक्षता सूचकांक कहा, जिसमें हमने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन या तापीय दक्षता के आधार पर, आप लोग देखें तापीय दक्षता ली थी हमने इसमें, ठीक है, TE का प्रयोग किया और उस आधार पर हमने जो P का प्रयोग करके और 9 तापीय मंडलों का निर्धारण किया। देखिए, तापीय दक्षता का प्रयोग किया, तापमान का प्रयोग किया और उससे हमने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन निकाला, अर्थात PE निकाला हमने, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और उस आधार पर भी हमने पूरे विश्व को 9 तापीय मंडलों में विभाजित किया, 9 ही आर्द्रता मंडलों में और 9 ही तापीय मंडलों में। तो ये भी बहुत कठिन नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर हमने ABCD और E लेटर्स का प्रयोग किया था। यहाँ पर बस ये कि A के साथ में डैश शब्द का प्रयोग और कर लिया गया है। तो आप लोग देखें, सबसे पहला है, यदि तापीय दक्षता सूचकांक 114 या उससे अधिक होगा तो वह जलवायु कहलाएगी A-, अर्थात इसको हम बोलते हैं बृहद तापीय अर्थात मेगा थर्मल, जो कि बहुत अधिक तापमान वाले प्रदेश होंगे। उसके बाद में है 99.7 से 114 के बीच में, तो आप लोग देख सकते हैं ये होती है B-4, जिसको हम मध्य तापीय अर्थात मेसोथर्मल कहते हैं। तो ध्यान से, यदि आप ध्यान से देखें तो 57 से लेकर के और 99.7 तक, 99.7 तक जो हमारे 4 प्रकार दिए गए हैं, ये सभी मध्य तापीय हैं। बस इनके जो सूचकांक के आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया है। तो इसी क्रम में देखें, 85.5 से 99.7 तथा 99.7 तक B-3 जलवायु कहलाती है, अर्थात मध्य तापीय। 71.2 से और 85.5 तक मिलेगी, ये B-2 कहलाती है, अर्थात मध्य तापीय।
57 से और 71.2 तक मिलेगी, ये B-1 कहलाती है और ये भी मध्य तापीय कहलाती है। तो यहाँ तक ये A- और B- के पूरे हो गए। फिर उसी क्रम में देखें तो 42.7 से और 57 तक C-2 कहलाती है, अर्थात सूक्ष्म तापीय, माइक्रोथर्मल, अर्थात तापमान और कम हो गए हैं, सामान्य हैं। 28.5 से 42.7 तक तापमान और कम, इसको भी सूक्ष्म तापीय कहते हैं। C-2 तापमान और कम, अर्थात इसका मतलब तापीय दक्षता सूचकांक कम, 14.2 से 28.5, जिसको हम D- अर्थात टुंड्रा कहते हैं। और 14.2 से भी कम, ये तो वह कहलाता है E- अर्थात फ्रॉस्ट कहलाता है, अर्थात पाला कहलाता है, अर्थात इसको हम हिमाच्छादित भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि थांतफेड महोदय ने और जो पी सूचकांक का जो प्रयोग करके और 9 तापीय मंडलों का इन्होंने निर्धारण किया। इस प्रकार से इन्होंने A-, B-4, B-3, B-2, B-1, C-2, C-1, D- और E- इन एब्रीविएशंस का प्रयोग किया और 9 तापीय मंडलों में विभक्त किया। इसी क्रम में हम देखें तो अब इन्होंने जो ग्रीष्मकालीन सांद्रण लिया, जैसे कि हमने ग्रीष्मकालीन सांद्रण पढ़ा था, और ग्रीष्मकालीन सांद्रण में हमने यही बताया था कि पूरे एक साल में और 3 महीनों के ग्रीष्म ऋतु में जो पीई सूचकांक के जो हमें मूल्य प्राप्त हुआ वो पूरे साल भर का कितना प्रतिशत होता है, तो उसका भी इन्होंने प्रयोग किया। और ग्रीष्मकालीन सांद्रण के आधार पर, यहाँ पर देखेंगे आप लोग अंडरलाइन करके, तापीय दक्षता के ग्रीष्मकालीन सांद्रण के आधार पर विश्व को 8 मंडलों में बांटा। तो देखिए मुख्य रूप से वह 2 ही हैं, इनका प्रयोग उसके साथ में ही किया जाएगा। तो आप लोग देखें इसके लिए इन्होंने प्रयोग किए, 48 से यदि कम आएगा तो A-, 48.0 से 51.9 आएगा तो वह B- होगा, 51.9 से 56.3 होगा तो वह B-3 होगा। तो आप क्रम से देख सकते हैं कि इन्होंने 8 में इसी प्रकार से बांटा है कि देखें सिर्फ एक 9 को छोड़ दिया इन्होंने, आप लोग ध्यान से देखें 9 इसलिए छोड़ दिया कि फ्रॉस्ट है, पूरी तरह से वहाँ हिमाच्छादित रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नाम की कोई ऋतु होती ही नहीं है। तो इस आधार पर यदि हम ध्यान से देखें तो इनको हम याद रख सकते हैं, जैसे पहले वाले 9 थे, फिर 9 थे और ये केवल 8 हैं। और ये एब्रीविएशन भी यदि हम ध्यान से देखें तो उसी प्रकार से ही हैं, ये A-, B-, B-3, B-2, B-1, C-2, C-1 और D-। तो ये उसी क्रम में है जिस क्रम में आप लोग ध्यान से यदि देख पा रहे होंगे, तो ये हैं आपके A- और ये आपको जो क्रम 9 तक का जो दिखाई दे रहा है उसी क्रम में ही इनको बनाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तापीय दक्षता के ग्रीष्मकालीन सांद्रण के आधार पर और इन्होंने 8 मंडलों में विभक्त किया। अब सबसे लास्ट में इनका आता है जो हमने पढ़ा था, मौसमी आर्द्रता पर्याप्तता के आधार पर। ठीक है, मौसमी आर्द्रता पर्याप्तता का मतलब वही, हम तर जलवायु में शुष्कता सूचकांक की बात करेंगे और शुष्क जलवायु में हम आर्द्रता सूचकांक की बात करेंगे, ये है। तो इस आधार पर इन्होंने 2 प्रमुख और 10 उप जलवायु प्रकारों का निर्धारण किया। 2 प्रमुख का मतलब, एक आर्द्र जलवायु होगी, तर जलवायु होगी और एक शुष्क जलवायु होगी, और प्रत्येक में आपके 5-5 स्थिति होती हैं, किस प्रकार की उनको हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखें तो वह है आपकी, ये देखें ध्यान से, तर जलवायु A, B और C2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला जो इनका वो मुख्य जो प्रकार है वह है तर जलवायु, और हमने पूर्व में पढ़ा था कि जो इनकी तर जलवायु है वह कहलाती है A, B और C2। B के सभी आ गए इसके अंदर, B-4, B-3, B-2, B-1 और C2 तक की जो जलवायु हैं ये तर जलवायु है। इनके अंदर हम ये देखेंगे कि शुष्कता की क्या स्थिति है, कौन से महीने में, और जो जल का जो अभाव है वो कितना रहता है। यदि जल का जो अभाव है वह केवल 0 से 10 है, ये देखें ध्यान से, यदि 0 से 10 है, ये देखें यह इस तरह से, तो उसको हम कहेंगे R। तो इनके जो स्मॉल लेटर्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे R, और इसको हम कहेंगे न्यून का शून्य जल का अभाव। ठीक है, न्यून अर्थात शून्य जल का अभाव होगा, 0 से 10 यदि सूचकांक है। और यदि 10 से 20 है ना, ये देखें,
तो दो स्थितियाँ ये 10 से 20 यदि शुष्कता सूचकांक आएगा तो इसका मतलब है एस, स्मॉल एस, इसका मतलब है सामान्य ग्रीष्मकालीन जल का अभाव, अर्थात ग्रीष्मकाल में जल का सामान्य अभाव है 10 से 20। और डब्ल्यू का मतलब होगा सामान्य शीतकालीन अभाव, अर्थात शीतकाल में जल का सामान्य अभाव है 10 से 20। उसके बाद में देखें यदि 20 से अधिक है शुष्कता सूचकांक तो इसका मतलब होता है कि 20 से अधिक में दो स्थिति बनती है S2 का मतलब है अधिक ग्रीष्मकालीन जल का अभाव, अर्थात उस स्थान पर ग्रीष्मकाल में जल का ज़्यादा अभाव है। और W2 का मतलब है कि वहाँ पर शीतकाल में जल का अभाव ज़्यादा है। तो इस तरह से आप लोग देखें मौसमी वितरण के आधार पर जल अभाव की, और ये आपको 5 स्थितियाँ बताई गई हैं, अर्थात इसमें जो 5 उप प्रकार बन जाएंगे तर जलवायु के अंतर्गत, अर्थात A, B और C2 के अंदर ये 5 उप प्रकार और बन जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम शुष्क जलवायु में देखते हैं। तो शुष्क जलवायु की यदि हम बात करें तो शुष्क जलवायु में हमारे पास हैं, ये देखें C1, D और E। C1, D और E को इन्होंने शुष्क जलवायु कहा है। और तो हम देखेंगे C1, D और E के अंतर्गत, क्योंकि शुष्क जलवायु है तो अब इनमें हम ये देखेंगे कि आर्द्रता आधिक्य कितनी है। ठीक है, जल का आधिक्य कितना है और इसको हमने एक आर्द्रता सूचकांक बनाया है, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो ये देखें आप लोग 0 से और 16.7 यदि आपका आर्द्रता सूचकांक आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम डी कहते हैं। डी एब्रीवेशन का न्यून या शून्य जलाधिक्य, अर्थात वहाँ पर जो जलाधिक्य है वह शून्य है। दूसरा है आपका 16.7 से और 33.3। ठीक है, 16.7 से 33.3 यदि आ गया तो ये दो हैं इसमें। ठीक है, दो स्थिति हो सकती हैं 16.7 से 33.3। पहला तो है एस, उल्टा है इसमें एस सामान्य शीतकालीन जलाधिक्य, अर्थात एस का मतलब ये है कि सामान्य शीतकालीन जलाधिक्य, अर्थात शीतकाल में जल का आधिक्य है एस में। और डब्ल्यू आ जाए तो इसका मतलब है सामान्य ग्रीष्मकालीन जलाधिक्य। इसी प्रकार से यदि हम देखें, यदि आर्द्रता सूचकांक 33.3 से अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें दो स्थिति बनती है S2 और W2। S2 में यदि हम देखें तो अधिक शीतकालीन जलाधिक्य है। ठीक है, शीतकाल के अंतर्गत अधिक जलाधिक्य। और W2 की बात करें तो ये ग्रीष्मकाल में ज़्यादा जलाधिक्य की स्थिति है W2 में। तो यहाँ पर थोड़े से एब्रीविएशन है उल्टे हो जाते हैं, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शीतकालीन जलाधिक्य का मतलब यही है कि जब शीतकाल में जलाधिक्य होगा तो ग्रीष्मकाल में अभाव की स्थिति होगी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पर हम विपरीत लेते हैं। तो आप लोग इन एब्रीविएशंस को ध्यान से देखें। तो इस प्रकार से यदि देखें तो शुष्क जलवायु में भी थानथवेड महोदय ने और 5 जो उप प्रकारों का निर्धारण किया, डी, एस, डब्ल्यू, S2 और W2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक आर्द्र और शुष्क जलवायु में 5-5, इस तरह से कुल 10 उप प्रकार इन जलवायु के अंतर्गत भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार देखें कि इन्होंने अपने जो मॉडल लिया दूसरा 1948 का मॉडल, इन्होंने विस्तृत रूप में आंकड़ों का प्रयोग किया, 4 सूचकांक बनाए। स्वाभाविक सी बात है ये थोड़ा सा मुश्किल का काम है, तो इसके लिए हम इस तरह से पूरे भूपटल पर कई संख्या में हम जलवायु प्रकारों का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ कि किस प्रकार से इनके द्वारा और जो जलवायु है वह निर्धारित होती है। यदि आप लोग ध्यान से देखें तो जो 1931 का वर्गीकरण और 1948 के वर्गीकरण में यदि आपको कभी भी विभेद देखना है, यदि आपको इनके दो जलवायु के एब्रीविएशंस दे दिए जाएं तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 1900 जो अपना जो वर्गीकरण है 1931 का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत केवल 3 लेटर्स का प्रयोग किया था, 3। ठीक है, जबकि जो 1948 का जो प्रयोग वर्गीकरण है उनमें आपको हमेशा 4 लेटर्स मिलेंगे। तो ये सबसे इनकी महत्वपूर्ण बात है पहचानने की। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स में देखें कि इस प्रकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जलवायु उपर्युक्त जलवायु तत्वों तथा सूचकांक समूहों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जलवायु को 4 वर्णों, मैंने बताया ना आपको, ये देखें 4
वर्णों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग समझ जाएं कि यदि 4 वर्ण दे रखे हैं तो इसका मतलब ये 1948 का वर्गीकरण है, और यदि 3 वर्ण दे रखे हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएं कि ये उनके 1931 का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ। ये देखें आप लोग, हमने उदाहरण लिया है ए डैश स्मॉल ए डैश आर, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ए कैपिटल में है ए, फिर कैपिटल में ए डैश, फिर स्मॉल में ए डैश और फिर स्मॉल में आर। तो ये एक जलवायु का प्रकार है। अब इसका मतलब क्या है तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सरल है ये। ए का मतलब हमने देखा सतत आर्द्र, ठीक है, ए जो हमेशा आर्द्र जलवायु है। फिर दूसरे ए डैश का मतलब क्या हुआ, मेगा थर्मल, जो कि अभी हमने सूचकांक में देखा। हम वापस देख लेते हैं, ये देखें बहुत कठिन नहीं है ये, है ना। ये देखें ए डैश, सॉरी पहले हम ए देख लेते हैं। ये देखें ए, तो ये यहाँ से ए आया और इस ए का मतलब है सतत आर्द्र, तो ए सतत आर्द्र बन गया। फिर है आपका ए डैश का मतलब देखें आप लोग यहाँ पर क्या दे रखा है, बृहद तापीय अर्थात मेगा थर्मल, तो ए डैश, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखें उसमें हमने लिया है स्मॉल ए डैश, तो यहाँ पर देखें तापीय दक्षता का ग्रीष्मकालीन सांद्रण बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो फिर हमारे पास में ए डैश, और आप लोग इसमें देखें तो आर, और आर का मतलब आप लोग देखें, इसका आर का मतलब आपको मौसमी वाले आर्द्रता पर्याप्तता में मिलेगा, जिसका मतलब होता है न्यून या शून्य जल का अभाव। और हमने यही बताया था इसका प्रयोग हम कौन सी जलवायु में करेंगे, ए में। तो देखिए हम ए में ही प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा ध्यान देंगे आर हमेशा ए जलवायु, बी जलवायु और C2 जलवायु के साथ में ही प्रयुक्त होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो देखें ए का मतलब हो गया सतत आर्द्र, ए डैश का मतलब हो गया मेगा थर्मल जलवायु, जिसमें वार्षिक तापीय दक्षता का ग्रीष्मकालीन जो सांद्रण है वह 48% से कम होगा, अर्थात वह बन गया ए डैश। और वहाँ पर जल का अभाव न्यून अर्थात शून्य होता है, वहाँ पर जो जल का अभाव है वो न्यून होता है अर्थात शून्य होता है। तो इस तरह से हमारी जो जलवायु बन गई वह बन गई ए डैश फिर स्मॉल ए डैश आर। तो देखें ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको क्लिष्ट बना दिया गया है, लेकिन आप लोग इस तरह से यदि करके देखें तो हम इनके सभी जो सूचकांक हैं उनके लेटर्स का प्रयोग करके और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार की जलवायु बना सकते हैं। इसमें बस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसके आधार पर कहीं भी थार्टवेड महोदय ने ये नहीं बताया कि कुल कितने प्रकार इस प्रकार के बनेंगे, क्योंकि ये एक जो है वो मूल जो हमारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं वर्षा के, उनके आधार पर ये सूचकांक बनाए गए हैं। और उन सूचकांकों में जहाँ पर भी जो भी स्थानीय, देखें इसमें हम छोटे से छोटे क्षेत्र की जलवायु भी निर्धारित कर सकते हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उस क्षेत्र के हम स्थानीय जो आंकड़ों का प्रयोग करके और स्थानीय रूप में निर्धारित कर सकते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की होगी। तो इस तरह से आप लोग देखें कि ये थार्टवेड महोदय का जलवायु वर्गीकरण है, जो कि हमने दोनों जो इनके जो वर्गीकरण है, एक 1931 का वर्गीकरण और एक 1948 का जो वर्गीकरण है, ये दोनों हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में इनको समझा। उन्होंने कौन कौन से एब्रीविएशंस का प्रयोग किया, कौन से सूचकांकों का प्रयोग किया और किस तरह से इनके एब्रीविएशन से जलवायु का निर्धारण हमने किया कि वो कौन सी जलवायु कहलाएगी। तो इस तरह से आज का जो ये टॉपिक है या आज की जो ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में इसी क्रम में जो टॉपिक है उसको लेकर के हम फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।